हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे त्रिदलीय संघर्ष। त्रिदलीय संघर्ष जो था वो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट तीनों जो थी वो महाशक्तियाँ थीं और ये तीनों महाशक्तियाँ कन्नौज पर अपना नियंत्रण चाहती थी और अपने आप को स्वयं को इतना ज़्यादा श्रेष्ठ बताना चाहती थी, सिद्ध करना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। उस समय कन्नौज का सिंहासन सत्ता और शान का प्रतीक बना हुआ था। तीनों ही शक्तियाँ समान सैन्य बल की स्वामी और संसाधनों से संपन्न थी। कन्नौज के लिए सतत संघर्ष को ही त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज को पाने के लिए, उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन तीनों शक्तियों में सदैव झगड़ा होता रहता था, लड़ाइयाँ होती रहती थी, इसीलिए इसको त्रिदलीय संघर्ष कहा गया है। एक शक्ति की विजय चिरस्थायी नहीं थी। शीघ्र ही दूसरी शक्ति कन्नौज पर अपना नियंत्रण कर लेती थी। इस त्रिदलीय संघर्ष ने तीनों राज्यों को कमज़ोर कर दिया और उनके पतन का कारण बना। कन्नौज का संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ठीक है, तीनों आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए उनके जो साधन थे, उनका जो भी धन था, सैनिक थे, वो धीरे धीरे करके समाप्त होते चले गए और एक टाइम ऐसा आया कि जो तीनों राज्य थे वो कमज़ोर हो गए और यही उनका पतन का कारण बना। और कन्नौज का जो संघर्ष था वो लगभग 200 सालों तक चला। उसके बाद है राजपूत। 10वीं शताब्दी के अंत में एक नए वंश का उदय हुआ, जिनमें ज़्यादातर चौहान, सोलंकी और परमार थे। ये अपनी वीरता, साहस, आत्मसम्मान और शान के लिए भारतीय इतिहास में आज भी जाने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति विवादास्पद थी, क्योंकि उनका उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। कुछ पाश्चात्य विद्वान जो हैं उन्हें हून, शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियों का वंश मानते हैं और कुछ भारतीय इतिहासकार उनकी उत्पत्ति को प्राचीन क्षत्रिय कुलों, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से जोड़ते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया, जिसकी वेदी से 4 वीर पुरुष निकले, जो कि थे परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। इसलिए इन वंशों को अग्निकुल भी कहा जाता है। मालवा राज्य पर परमार वंश का शासन था। राजा भोज इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इंदौर के पास धार इस राज्य की राजधानी थी। ठीक है, इस वंश की राजधानी क्या थी? धार। अजमेर राज्य पर चौहान वंश का राज्य था। इस राजवंश का सबसे बड़ा शासक हुआ पृथ्वीराज चौहान। और अन्य राजपूत वंशों में कन्नौज के गढ़वाल, बुंदेलखंड के चंदेल, त्रिपुरा के कलचुरी, दिल्ली के तोमर, बंगाल के सेन, असम के अहोम और उड़ीसा के केसरी एवं गंग थे। पृथ्वीराज रासो जो कविता है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया है। इस विवरण के अनुसार भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। तब उच्च जाति व ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजस्थान के माउंट आबू पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, महान यज्ञ किया। इसके अग्निकुंड से 4 वीर पुरुष जो थे वो उत्पन्न हुए, चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी। राजपूत राजवंश भी हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते थे। राजनीतिक एकता के अभाव में ये विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एकीकृत ना हो सके, जिसके कारण किसी भी आक्रमण का सामना करने में सफल नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने किया कि वो कभी मिलके नहीं रहते थे, एक साथ एकजुटता नहीं थी उनमें, जिसके कारण क्या हुआ, जब भी विदेशी आक्रमण हुए तो उन विदेशी आक्रमणों का वो सामना नहीं कर पाए और धीरे धीरे करके समाप्त होते चले गए। राजपूत कला और साहित्य के संरक्षक थे। इनके द्वारा बनवाए गए मंदिर शिव या विष्णु को समर्पित थे। चंदेलों ने कांडूरिया महादेव मंदिर बनवाया। ठीक है, जो राजपूत थे वो शिव और विष्णु को
समर्पित थे, यानी कि वो शिव और विष्णु जी की उपासना करते थे। और उन्होंने कांडोरिया में महादेव मंदिर भी बनवाया। सोलंकी शासकों ने दिलवाड़ा माउंट आबू में मंदिर बनवाया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जो कि आज भी जाना जाता है। उसके बाद आता है तुर्कों का आक्रमण। अधिकतर तुर्क सत्य के पुजारी थे, जो मुस्लिमों की नज़र में गैर मुस्लिम थे। समय बीतने के साथ बहुत से तुर्कों ने मुसलमान धर्म अपना लिया और इस्लाम की रक्षा करने लगे। सन 1000 ईस्वी में तुर्कों के भारत पर आक्रमणों की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम आक्रमणकारी गजनवी थे। ठीक है, सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? गजनवी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और वो जब भी आक्रमण करता था, भारत से हमेशा कुछ ना कुछ लूट कर ले जाता था। उसके आक्रमण का कारण क्या था? महमूद गजनवी ने अपनी गजनी को शक्तिशाली बनाने के लिए आक्रमण किए थे। उसका मेन मोटिव यही था कि वो अपने राज्य गजनी को शक्तिशाली बना सके। इसके लिए उसने एक बड़ी सेना के रखरखाव और उनको वेतन देने के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता उसे महसूस हुई। भारत पर उसके आक्रमण करने का यही सबसे बड़ा कारण था। कुछ विद्वानों के मत अनुसार अपने साम्राज्य विस्तार के लिए महमूद ने भारत पर आक्रमण किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए ही उसने भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, वो भी महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया। उसमें जितनी भी धन संपदा थी, वो सब वो अपने साथ लूट करके ले गया। और वहाँ जा कर के उसने लाइब्रेरी, म्यूज़ियम और मस्जिद जो थे, उनका निर्माण करवाया, उन्हीं पैसों से जो यहाँ से वो लूट करके ले गया था। महमूद के मुख्य आक्रमण थे सन 1001 ईस्वी में महमूद ने पेशावर पर आक्रमण किया, जहाँ पर जयपाल शासक था। जयपाल ने महमूद का मुकाबला करने के लिए 300 पैदल सिपाही, 12,000 घोड़े, 300 हाथी भेजे। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। सन 1008 ईस्वी में महमूद ने लाहौर के शासक अनंगपाल पर आक्रमण किया। बाद में ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, उज्जैन, दिल्ली और अजमेर पर भी आक्रमण किया और उन पर जीत हासिल की। सन 1009 में नगरकोट पर आक्रमण करके मंदिरों को लूटा और 1014 ईस्वी में थानसेर के मंदिरों को भी लूटा। महमूद गजनवी जब भी आक्रमण करता था, उसने सुन रखा था कि जो भारत के मंदिर हैं, वहाँ पर काफ़ी धन वगैरह पाया जाता है, यानी कि लोग जो है वो धन चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता था, जब भी आक्रमण करता था तो वो ज़्यादातर भारत के जो मंदिर होते थे, दक्षिण में जो मंदिर होते थे, वहीं पर वो आक्रमण करता था और उनको लूट करके ले जाता था। महमूद गजनवी का जो आक्रमण था, उसका भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला था, महमूद के भयंकर आक्रमणों से संपूर्ण उत्तरी भारत झकझोर कर रख दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता को सभी के समक्ष उजागर किया। ठीक है, महमूद गजनवी जो था, उसने जब भी आक्रमण किया, क्योंकि भारतीयों ने कुछ किया नहीं, उसके आक्रमणों का प्रतिकार नहीं किया, जिसके चलते पूरे विश्व में भारत की जो राजनीतिक दुर्बलता थी, वो उभर कर सबके सामने आ गई। अतः विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका फ़ायदा उठाया और विदेशी आक्रमण भी प्रारंभ हो गए भारत में। उसके बाद तीसरा है, महमूद की लूट ने भारतीय नगरों, मंदिरों को लूट कर उन्हें नष्ट कर दिया। वो केवल लूटता नहीं था, बल्कि जो मंदिर होते थे और जो नगर होते थे, उन सबको वो धीरे धीरे करके नष्ट भी करता चला जाता था। महमूद की लूट ने गजनी को संपन्न नगर बना दिया। महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल बरूनी भी आया। उसने भारत का दौरा किया, भारत में जगह जगह घूमा। उसने तहकीके हिंद, जो कि फ़ारसी भाषा में लिखी हुई है, पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त कवि फिरदौसी भी महमूद के साथ आया, जिसने शहनामा लिखी है। महमूद गजनवी अपने साथ कुछ सूफी संत को भी भारत लाया, जिन्होंने भारत में सूफी आंदोलन के नाम से समाज सुधार आंदोलन चलाया।
मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी जो था वो भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को उसके भाई ग्यासुद्दीन ने सन 1173 ईस्वी में अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य गौर का शासक बनाया। मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यानी कि उसकी इच्छाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वह मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, किंतु वहाँ उसे सफलता नहीं मिली। इसीलिए उसने क्या किया, उसने अब अपना रुख जो था वो भारत की ओर किया। किंतु उसका उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना मात्र नहीं था, बल्कि वह उस पर शासन भी करना चाहता था। सन 1190 ईस्वी तक उसने पेशावर, लाहौर और सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पंजाब सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1178 ईसा पूर्व में वह गुजरात के शासक भीमदेव सोलंकी द्वारा पराजित हो गया। ठीक है, गुजरात का जो शासक था भीमदेव सोलंकी, उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तब गौरी ने गंगा के मैदान को जीतने का निश्चय किया। उसका सामना दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय से हुआ। सन 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। गौरी की पराजय हुई, किंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सन 1994 ईस्वी में उसने कन्नौज के शासक जयचंद को भी हराया, जिसने पृथ्वीराज के विरुद्ध उसकी सहायता की थी। जयचंद को हराकर गौरी ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पहले गौरी जो था वो पृथ्वीराज चौहान से हारा, लेकिन उसने हार मानकर चुपचाप नहीं बैठा, उसने दोबारा आक्रमण किया और उस दूसरे आक्रमण में, यानी कि जो दूसरा तराइन का युद्ध था, उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और उसके बाद उसने जयचंद को भी हराया, जो कि कन्नौज का शासक था। और जयचंद जो था उसने पृथ्वीराज को हराने में मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। और इसके बाद वह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपने विजित क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त करके अपने देश वापस लौट गया। सन 1206 ईस्वी में पंजाब के विद्रोही खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गौरी के विजित क्षेत्रों का स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, 1206 ईस्वी में क्या हुआ, पंजाब के जो विद्रोही थे उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी को वापस जाते समय उसकी हत्या कर दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अब वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था, उसके ऊपर कोई भी शासक नहीं था, उसको किसी के भी नियम, किसी के भी आदेशों का पालन नहीं करना था। उत्तर भारत में समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था। यद्यपि इस काल में बहुत से प्राचीन रीति रिवाज अस्तित्व में रहे, फिर भी इस काल ने बहुत से परिवर्तन देखे। सामान्यतः प्रत्येक काल में पुराने रिवाजों में बदलाव आए, परंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति जस की तस रही। इस काल में नई जातियां उभर कर आईं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कौन कौन सी जातियां उभर कर आईं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल के पश्चात अस्पृश्यता जो थी वो एक अभिशाप थी। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, कि ऊंची जाति के जो लोग थे वो नीची जातियों के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ का कुछ खाना पसंद नहीं करते थे, जहाँ उनके घर होते थे वो उनके घरों के आसपास भी भटकना पसंद नहीं करते थे, जो इस काल तक भी जारी रही। शूद्रों के साथ खाना, घुलना मिलना, बैठना और एक साथ अध्ययन करना मध्यम वर्गीय जातियों के लोग इसे तुच्छ समझते थे, यानी कि बहुत छोटा समझते थे। यहाँ तक कि इनकी परछाई पड़ने पर अपने आप को दूषित मानते थे और गंगा जल से या यज्ञ वगैरह जो थे वो ऐसे काम करवाते थे। राजपूत शासन में इतिहासकारों के औरतों की स्थिति के बारे में भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार औरतों की स्थिति अच्छी थी और कुछ के अनुसार जो औरतों की स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस युग की औरतें पढ़ी लिखी और समझदार थीं। शाही और आदर्श परिवार की औरतें अपने पति का चुनाव स्वयंवर से करती थी। ठीक है, इस टाइम क्या था, स्वयंवर होता था, जिसमें जो शाही परिवार की स्त्रियां होती थी वो अपने पति का स्वयं चुनाव करती थी। पति के मरने के बाद उसकी
चिता के साथ सती हो जाती थी। सती का मतलब होता है कि पति की मृत्यु के बाद जो स्त्री होती थी, यानी कि उसकी पत्नी होती थी, उसको उसकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। कुछ औरतें अपनी लाज बचाने के लिए अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। इस प्रथा को जौहर कहा जाता था। क्या कहते थे? जौहर प्रथा। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। बाद में मुस्लिम संस्कृति के आने के बाद जो पर्दा प्रथा थी वो भी भारत में आरंभ हो गई, जो आज भी चलती है। स्टूडेंट्स, आपको ये सेकंड चैप्टर जो है इतिहास का, भारत के नवीन राजा और राज्य, इस चैप्टर को आपको दोबारा थॉरोली पढ़ना है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।